अध्याय 25 भविष्यवाणी किसी ने सुन ली। हैरी पॉटर जिनी वीजली के साथ घूमने लगा था। इस बात में बहुत से लोग दिलचस्पी ले रहे थे, खासतौर पर लड़कियां। कुछ हफ्तों तक हैरी पर इस गपशप का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इससे उसे अच्छा लगा। आखिर ये बहुत अच्छी बात थी कि उसके बारे में किसी ऐसे विषय पर बातें हो रही थीं जिससे उसे खुशी मिल रही थी। ऐसा काफी अरसे बाद हो रहा था। अभी तक उसके बारे में बातें इसलिए होती थीं क्योंकि वो शैतानी जादू की भयंकर घटनाओं में शामिल रहता था। लोगों को गपशप करने के अलावा जैसे कोई काम ही नहीं है, जिनी ने कहा जब वो कॉमन रूम के फर्श पर हैरी के पैरों से टिककर दैनिक जादूगर पढ़ रही थी। एक सप्ताह में दंपिशाचों के 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन रोमिल्डा वेन उनसे पूछ रही थी कि क्या ये सच है कि तुम्हारे सीने पर गरुण अश्व का टैटू है। रॉन और हरमाइनी अट्टहास करने लगे, लेकिन हैरी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उसे बताया कि वो टैटू हंगेरियन हॉर्नटेल का है। जिनी ने अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा, ज्यादा मर्दाना लगता है। धन्यवाद, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने उसे क्या बताया कि रॉन के सीने पर किसका टैटू है? पिग्मी पफ का, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो टैटू कहाँ है। रॉन की त्योरियां चढ़ गईं, जबकि हरमाइनी हंसी के मारे लोटपोट हो गया। ध्यान रखो, रॉन ने हैरी और जिनी की तरफ चेतावनी भरी उंगली दिखाते हुए कहा। मैंने अपनी इजाजत दे दी है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तुम्हारी इजाजत? जिनी ने व्यंग से सवाल किया। तुम कब से मुझे कुछ करने की इजाजत देने लगे हो? वैसे भी तुमने कहा था कि तुम माइकल या डीन के बजाय मेरा हैरी के साथ घूमना ज्यादा पसंद करोगे। हाँ, मैंने कहा था, रॉन ने मन मारकर कहा, लेकिन तभी तक जब तक कि तुम दोनों सबके सामने चूमा चाटी ना करने लगो। जिनी बोली। पाखंडी कहेंगे। तुम और लेवेंडर क्या करते थे जो ईल की तरह एक दूसरे से चिपके रहते थे? लेकिन जब जून आया तो रॉन की सहनशक्ति का ज्यादा इम्तिहान नहीं हुआ, क्योंकि हैरी और जिनी बहुत कम समय एक साथ रह पाते थे। जिनी के OWL के टेस्ट करीब आ रहे थे और उसे मजबूरी में रात को घंटों तक रिवीजन करना पड़ता था। एक शाम को जिनी लाइब्रेरी चली गई थी और हैरी कॉमन रूम में खिड़की के पास बैठा हुआ अपने जड़ी बूटी विज्ञान के होमवर्क को निपटा रहा था। हालांकि सच तो यह था कि वो उस बहुत सुखद घंटे को याद कर रहा था जो उसने लंच के समय जिनी के साथ झील के पास बिताया था। उसी समय हरमाइनी उसके और रॉन के बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अप्रिय उद्देश्यपूर्ण भाव था। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, हैरी। किस बारे में? हैरी ने शक से पूछा। पिछले ही दिन हरमाइनी ने उसे समझाया था कि उसे जिनी का ध्यान ज्यादा नहीं भटकाना चाहिए, क्योंकि जिनी को अपनी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तथाकथित हाफ ब्लड प्रिंस? ओह, दोबारा नहीं, हैरी ने कराहते हुए कहा। क्या तुम इस विषय को कभी छोड़ोगी? वो अपनी पुस्तक लाने के लिए दोबारा आवश्यकता कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, इसलिए काढ़ों में उसका प्रदर्शन खराब हो रहा था। हालांकि स्लगहॉर्न जिनी को पसंद करते थे और उन्होंने मजाक में कहा था कि ऐसा हैरी के प्रेम प्रसंग के कारण हो रहा था। बहरहाल हैरी को यकीन था कि स्नेप ने अभी प्रिंस की पुस्तक को पकड़ने की कोशिश में हार नहीं मानी थी। इसलिए हैरी ने संकल्प कर लिया था कि जब तक स्नेप उसकी पुस्तक की तलाश में जुटे हैं तब तक वो उसे वहीं रहने देगा। हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा, मैं इस विषय को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लोगे। देखो, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि शैतानी मंत्र खोजने का शौक किसे हो सकता है। ये उस लड़के प्रिंस का शौक नहीं था। लड़का? किसने कहा कि वो लड़का है? हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, हैरी ने चिढ़कर कहा। प्रिंस, हरमाइनी प्रिंस। ठीक है, हरमाइनी ने कहा, और उसके गालों पर लाल चमक आ गई जब उसने अपनी जेब से एक बहुत पुराने अखबार की कतरन निकाली और हैरी के सामने टेबल पर पटक दी। इसकी तरफ देखो, इस फोटो को देखो। हैरी ने खस्ता हाल कागज और इस हिलते हुए फोटो को देखा, जो काफी समय बीतने के कारण पीला पड़ गया था। रॉन भी देखने के लिए करीब झुक गया। फोटो में लगभग 15 साल की एक दुबली लड़की दिख रही थी। वो सुंदर नहीं थी, वो चिड़चिड़ी दिख रही थी। उसकी भौहें भारी थी और उसका चेहरा लंबा पीला था।
फोटो के नीचे लिखा था एलिन प्रिंस हॉगवर्ट्स गॉबस्टोन्स टीम की कप्तान। तो हैरी ने उस छोटी सी खबर को पढ़ा जिसके ऊपर फोटो था। ये अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं के बारे में नीरस खबर थी। उसका नाम एलिन प्रिंस था, प्रिंस हैरी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि हरमाइनी क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो जोर से हंस पड़ा। हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें लगता है कि वो हाफ ब्लड प्रिंस थी? छोड़ो भी। क्यों नहीं? हैरी, जादूगरों की दुनिया में असली राजकुमार तो होते नहीं हैं। या तो वो निकनेम यानी खुद का चुना हुआ नाम है या फिर ये उसका असली नाम है ना? नहीं, सुनो, अगर उसके पिता जादूगर हों जिनका सरनेम प्रिंस था और उसकी मां मगलू हो तो वो खुद को हाफ ब्लड प्रिंस कह सकती थी। हाँ, बहुत बुद्धिमानी की बात सोची हरमाइनी। लेकिन ऐसा हो सकता है, शायद उसे हाफ ब्लड प्रिंस होने पर गर्व हो। सुनो हरमाइनी, मैं जानता हूं कि प्रिंस लड़की नहीं है। मुझे इसका कारण नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं। हरमाइनी ने गुस्से से कहा, सच तो यह है कि तुम ये सोचते हो कि कोई लड़की इतनी बुद्धिमान नहीं हो सकती है। तुम्हारे साथ 5 साल तक रहने के बाद मैं ये कैसे सोच सकता हूं कि लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? हैरी ने इस बात पर आहत होते हुए कहा, जिस तरीके से वो लिखता है, मैं बस जानता हूं कि प्रिंस लड़का था। मैं बता सकता हूं, इस लड़की का उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे तुम्हें ये कतरन मिली कहां? लाइब्रेरी में, हरमाइनी ने कहा। और हैरी को यही उम्मीद थी। वहां पर पुराने दैनिक जादूगरों का बहुत बड़ा संग्रह है। मैं इस एलिन प्रिंस के बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रही हूं, बशर्ते मैं लगा सकूं। हैरी ने चिढ़कर कहा, मजे करो। हाँ, मैं करूंगी, हरमाइनी ने कहा। और सबसे पहले तो मैं... उसने तस्वीर के छेद के पास पहुंचकर उसकी तरफ देखा। कार्डों के पुराने पुरस्कारों के रिकॉर्ड देखूंगी। हैरी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखकर त्योरियां चढ़ाईं, फिर गहराते आसमान को देखने लगा। वो कभी इस बात को नहीं भूल पाएगी कि तुमने काढ़े में उससे अच्छा प्रदर्शन किया था, रॉन ने कहा, और दोबारा अपनी 1000 जादुई जड़ी बूटियां और फफूंदियां पुस्तक पढ़ने लगा। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं पागल हूं जो उस पुस्तक को दोबारा निकालना चाहता हूं, है ना? जाहिर है नहीं, रॉन ने जोश से कहा। वो प्रिंस जीनियस था। वैसे भी उसके बीजोआ के सुझाव के बिना तुम्हें... उसने अपने गले पर खास अंदाज में उंगली फेरी। ये बातचीत करने के लिए यहां नहीं होता, है ना? मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मंत्र तुमने मैलफॉय पर मारा था वो बहुत बढ़िया... मैं भी नहीं कह रहा हूं, हैरी ने जल्दी से कहा। लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना? जरा सी देर में उठकर खड़ा हो गया। हाँ, हैरी ने कहा। यह पूरी तरह सच था। हालांकि उसकी अंतरात्मा इसके बावजूद उसे कचोट रही थी, स्नेप के कारण। तुम्हें इस शनिवार को भी स्नेप के पास जाकर सजा काटनी है, रॉन ने आगे कहा। हाँ, और उसके बाद वाले शनिवार को भी, और उसके बाद वाले शनिवार को भी, हैरी ने आहा भरते हुए कहा। और वे तो अब ये इशारा करने लगे हैं कि अगर मैंने इस टर्म के आखिर तक सभी बॉक्स पूरे नहीं किए तो हम अगले साल भी यही काम करेंगे। अब ये सजाएं उसे खास तौर पर परेशान कर रही थीं, क्योंकि इससे वो जिनी के साथ बहुत कम समय बिता पाता था, जो पहले ही बहुत सीमित था। दरअसल कुछ समय से वो सोचने लगा था कि शायद स्नेप भी ये बात जानते हैं, क्योंकि अब वे हैरी को हर बार पहले से भी ज्यादा समय तक रोकने लगे थे। और इसके अलावा वे चुभता हुआ ताना मारते रहते थे कि हैरी अच्छे मौसम और इसके द्वारा मिलने वाले मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहा है। हैरी कटु चिंता से बाहर निकला जब जिमी पीक्स एक मुड़ा हुआ चर्म पत्र लेकर उसकी बगल में प्रकट हुआ। धन्यवाद जिमी। अरे, ये तो डंबलडोर ने भेजा है, हैरी ने रोमांचित होकर कहा और चर्म पत्र को खोलकर उसे पढ़ने लगा। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस में बुलाया है। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओह, रॉन फुसफुसाया, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि उन्हें वो चीज मिल गई है? जाकर देखता हूं, है ना? हैरी ने तेजी से खड़े होते हुए कहा। वो झटपट कॉमन रूम से बाहर निकला और जितनी तेजी से हो सकता था 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। रास्ते में उसे पीव्स के सिवाय कोई नहीं मिला।
जो विपरीत दिशा में उड़कर जा रहा था और हमेशा की तरह हैरी पर चौक के टुकड़े फेंक रहा था। हैरी के रक्षात्मक मंत्र से बचते समय वो जमकर खिलखिलाया। पीव्स के गायब होने के बाद गलियारों में खामोशी छा गई। अब कर्फ्यू में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी अपने कॉमन रूम में पहुंच चुके थे। तभी हैरी को एक चीख और किसी और के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो चलते चलते रुक गया और सुनने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहा हा हा। शूर पास वाले गलियारे से आ रहा था। हैरी अपनी छड़ी निकालकर उस तरफ भागा। मोड़ पर मुड़ने के बाद उसने देखा कि प्रोफेसर ट्रेलोनी फर्श पर पड़ी हुई थीं और उनका सिर उनकी शॉल से ढका था। उनके पास शेरी की कई बोतलें पड़ी थीं, जिनमें से एक टूट गई थी। प्रोफेसर! हैरी जल्दी से आगे गया और प्रोफेसर ट्रेलोनी को उठाने लगा। उनकी माला के कुछ चमकते मनके उनके चश्मे में उलझ गए थे। उन्होंने जोर से हिचकी ली, अपने बाल सहलाए और हैरी के हाथ का सहारा लेकर उठ गई। क्या हुआ प्रोफेसर? उन्होंने तेज आवाज में कहा। मैं टहल रही थी और कुछ शैतानी चीजों पर विचार कर रही थी, जिनकी झलक मैंने देखी थी। लेकिन हैरी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसका ध्यान अभी अभी इस तरफ गया था कि वे कहाँ खड़े थे। दाहिनी तरफ नाचते दैत्यों की दीवार दरी थी और बाईं तरफ पत्थर की दीवार थी, जिसके पीछे। प्रोफेसर, क्या आप आवश्यकता कक्ष के अंदर जाने की कोशिश कर रही थीं? जो अपशकुन मैंने देखे थे, क्या? अचानक वे बहुत सतर्क दिखने लगी। आवश्यकता कक्ष, हैरी ने दोहराया। क्या आप उसके भीतर जाने की कोशिश कर रही थीं? देखो, मुझे पता नहीं था कि विद्यार्थी भी इसके बारे में जानते हैं। सब विद्यार्थी नहीं जानते हैं, हैरी ने कहा। लेकिन क्या हुआ? आप चीखी थीं? ऐसा लगा था जैसे आपको चोट लगी हो। देखो, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने कहा और रक्षात्मक तरीके से शॉल अपनी चारों तरफ लपेटकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। मैं कुछ चीजें, कुछ व्यक्तिगत सामान, कमरे में रखना चाहती थी। और फिर वे भद्दे आरोप जैसा कुछ बुदबुदाने लगी। ठीक है, हैरी ने शेरी की बोतलों को देखते हुए कहा, लेकिन आप उन्हें छिपाने के लिए अंदर नहीं जा पाई? उसे ये बात बहुत अजीब लगी। जब वो हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक छिपाना चाहता था, तब तो कमरा उसके लिए खुल गया था। मैं अंदर तो पहुंच गई थी, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने कहा और दीवार को गुस्से से घूर कर देखा। लेकिन वहां पहले से ही कोई था। कोई अंदर था? कौन? हैरी ने पूछा। अंदर कौन था? मैं नहीं जानती, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्योंकि हैरी की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं कमरे में अंदर गई और मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं बरसों से इसमें सामान छिपा रही हूं, यानी इस कक्ष का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक आवाज। वो क्या कह रही थी? वो कुछ कह नहीं रही थी, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने कहा। वो तो किलकारी भर रही थी। किलकारी? खुशी से, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। ये किसी लड़के की आवाज थी या लड़की की? मुझे लगता है कि लड़के की ही होगी, प्रोफेसर ट्रेलोनी बोली। और आवाज खुश लग रही थी। बहुत खुश, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने कहा, जैसे जश्न मना रही हो। निश्चित रूप से। और फिर मैंने पूछा, वहां कौन है? हैरी ने थोड़ा कुंठित होकर पूछा। क्या आप बिना पूछे ये पता नहीं लगा सकती थी कि वहां कौन था? अंदरूनी आंख, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने गरिमा के साथ अपने शॉल और चमकते मनकों की कई मालाओं को सीधा करते हुए कहा। किलकारियों के सांसारिक क्षेत्र से बाहर की बातों को देख रही थी। ठीक है, हैरी ने जल्दी से कहा। वो प्रोफेसर ट्रेलोनी की अंदरूनी आंख के बारे में पहले भी कई बार सुन चुका था। और क्या आवाज ने बताया कि वहां कौन था? नहीं, उसने नहीं बताया। उन्होंने कहा, एकदम अंधेरा छा गया और अगले ही पल किसी ने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया। और आप ये नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है? हैरी ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया। नहीं, मैं नहीं देख पाई। जैसा मैंने कहा, अंधेरा था। वे रुक गईं और उसकी तरफ संदेह से देखने लगीं। मुझे लगता है कि आपको ये बात प्रोफेसर डम्बलडोर को बता देनी चाहिए, हैरी ने कहा। उन्हें पता होना चाहिए कि मैलफॉय जश्न मना रहा है। मेरा मतलब है कि किसी ने आपको कमरे से बाहर फेंक दिया है। उसे हैरानी हुई जब ये सुझाव सुनकर प्रोफेसर ट्रेलोनी तन गईं और गुस्से में दिखने लगीं। हेडमास्टर ने मुझे सूचित किया है कि वे मुझसे कम मिलना पसंद करेंगे।
उन्होंने ठंडेपन से कहा, जो लोग मेरी कद्र नहीं करते हैं, मैं उनके पास जाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर डंबलडोर उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं जो ताश के पत्ते बताते। उनका दुबला हाथ अचानक हैरी की कलाई पर कस गया, बार बार, चाहे मैं उन्हें कैसे भी जमा लूं। और उन्होंने अपने शॉलों के नीचे से नाटकीय अंदाज में एक पत्ता खींचा। टावर पर गिरती बिजली, वे फुसफुसाईं, विनाश, तबाही, ये चीजें लगातार करीब आ रही हैं। ठीक है, हैरी ने दोबारा कहा, देखिए, मुझे अब भी लगता है कि आपको डंबलडोर को इस आवाज और अंधेरा छाने तथा कमरे से बाहर फेंके जाने के बारे में बताना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने एक पल के लिए इस मामले पर विचार किया, लेकिन हैरी जानता था कि वे अपने इस रोमांचक अनुभव को बताना पसंद करेंगी। हैरी ने कहा, मैं उनसे मिलने ही जा रहा हूं। मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। हम एक साथ चलते हैं। अच्छा, तो फिर चलो। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे झुकी और अपनी शेरी की बोतलें उठाकर पास ही रखे एक बड़े नीले सफेद गमले में डाल दी। जब वे दोनों साथ साथ चलने लगे तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी भारी आवाज में बोली, हैरी, मुझे क्लासों में तुम्हारी कमी बड़ी अखरती है। तुम कभी अच्छे भविष्य दृष्टा तो नहीं थे, लेकिन तुम बहुत अद्भुत व्यक्ति थे जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती थी। हैरी ने जवाब नहीं दिया। जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी उसकी मौत या विनाश के बारे में लगातार भविष्यवाणी करती थी तो वो चिढ़ जाता था। मुझे डर है, उन्होंने आगे कहा, कि वो घोड़ा, माफ करना, वो सेंटोर ताश के पत्तों से भविष्यवाणी करने के बारे में कुछ नहीं जानता है। मैंने उससे पूछा था, जैसे एक भविष्यवक्ता दूसरे से पूछता है कि क्या उसे भी आने वाले विनाश के दूरगामी कंपन महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात पर हंस दिया। हाँ, हंस दिया। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और बोतलें पीछे छूटने के बाद भी हैरी को शेरी की तेज गंध आई। शायद घोड़े ने लोगों को ये कहते सुन लिया होगा कि मेरे पास मेरी परदादी जितनी प्रतिभा नहीं है। ईर्ष्यालु लोग वर्षों से ये अफवाहें फैला रहे हैं। तुम जानते हो हैरी, ऐसे लोगों से मैं क्या कहती हूँ? अगर मैं डंबलडोर के सामने अपनी प्रतिभा साबित नहीं कर देती तो क्या वे मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने देते? मुझ पर इतने सालों तक कितना भरोसा दिखाते? हैरी धीरे से कुछ बुदबुदाया। मुझे डंबलडोर के साथ हुई पहली मुलाकात अच्छी तरह याद है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी बोलती रहीं। वे बहुत प्रभावित हुए थे, जाहिर है बहुत ही प्रभावित। मैं हॉक्स हेड में ठहरी हुई थी, जहां ठहरने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी। वहां खटमल हैं, प्यारे बच्चे, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। डंबलडोर ने सराय में मेरे कमरे में आने का शिष्टाचार निभाया। उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पहले तो वे ज्योतिष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगे थे, और मुझे याद है कि मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने उस दिन ज्यादा कुछ नहीं खाया था। लेकिन फिर, और अब हैरी पहली बार पूरी तरह ध्यान दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि तब क्या हुआ था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने वो भविष्यवाणी की थी जिसने हैरी के पूरे जीवन की दिशा बदल दी थी। ये भविष्यवाणी उसके और वोल्डेमार्ट के बारे में थी। लेकिन तभी हमारी बातों के बीच में सीवियरस स्नेप ने बदतमीजी से दखल दे दिया। क्या? हाँ, दरवाजे के बाहर हंगामा हो गया और ये खुल गया। वहां पर असभ्य वॉरमैन स्नेप को पकड़े खड़ा था। स्नेप बहाना बनाते हुए कह रहे थे कि वे सीढ़ियों पर गलत रास्ते से ऊपर आ गए थे। हालांकि मुझे लगता है कि जब मैं डंबलडोर से बात कर रही थी तो उन्हें चोरी छिपे सुनते पकड़ लिया गया था। देखो, वे खुद उस समय नौकरी खोज रहे थे और बेशक टिप्स लेने की आशा में कान लगाकर सुन रहे होंगे। तुम जानते हो, उसके बाद डंबलडोर मुझे नौकरी देने के ज्यादा पक्ष में हो गए। हैरी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी विनम्रता और शांत प्रतिभा को उस आक्रामक घुसपैठिए युवक की तुलना में बेहतर पाया जो की होल से कान लगाकर सुन रहा था। हैरी, उन्होंने पलट कर देखा। तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि हैरी उनके साथ नहीं चल रहा था। वो रुक गया था और अब उनसे 10 फुट पीछे रह गया था। हैरी, उन्होंने अनिश्चितता से दोहराया। शायद उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जिससे वे काफी चिंतित और भयभीत हो गईं। हैरी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। सदमे की लहरें उससे टकरा रही थीं, लहर के बाद लहर, जिससे हर चीज मिट गई सिवाय इस जानकारी के जो उससे इतने लंबे समय से छिपा कर रखी गई थी। जिसने भविष्यवाणी सुनी थी वे स्नेप थे।
जो भविष्यवाणी की खबर वोल्डेमार्ट के पास ले गए थे वे स्नेप थे। स्नेप और पीटर पेट्रोग्रीन ने मिलकर वोल्डेमार्ट को लिली, जेम्स और उनके बेटे को मारने भेजा था। इस वक्त हैरी के लिए और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं थी। हैरी, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने दोबारा कहा। हैरी, मुझे लग रहा था कि हम एक साथ हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं। आप यहीं रुकिए, हैरी ने सुन्न होठों से कहा। लेकिन मैं तो उन्हें बताने वाली थी कि मुझ पर आवश्यकता कक्ष में किस तरह हमला हुआ था। आप यहीं रुकिए, हैरी ने गुस्से से दोहराया। वे दहशत में आ गईं जब वो उनके पास से दौड़ता हुआ डंबलडोर की गलियारे में मुड़ा, जहां गॉरगॉयल पहरा दे रहा था। हैरी ने गॉरगॉयल से चिल्लाकर पासवर्ड बोला और एक बार में 3-3 सीढ़ियां लांघते हुए घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसने डंबलडोर के दरवाजे पर खटखटाने के बजाय उसे जोर से भड़बड़ाया। आ जाओ की शांत आवाज आने से पहले ही हैरी तेजी से कमरे में पहुंच चुका था। ज्वाला नाम के माया पंछी ने मुड़कर देखा। उसकी चमकती काली आंखें सूर्यास्त के सुनहरे रंग से चमक रही थीं, जो खिड़की के पार हो रहा था। डंबलडोर खिड़की पर खड़े होकर मैदान को देख रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा काला यात्री चोगा था। देखो हैरी, मैंने वादा किया था कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। 1-2 पल के लिए हैरी को कुछ समझ में नहीं आया। ट्रेलोनी के साथ हुई बातचीत ने उसके दिमाग से सारी बातें निकाल दी थी और उसका दिमाग बहुत धीमे चल रहा था। आपके साथ चलना है? जाहिर है, अगर तुम चलना चाहो। अगर मैं... और फिर हैरी को याद आया कि वो डंबलडोर के ऑफिस में आने के लिए इतना उतावला क्यों था। आपको मिल गया? आपको कोई होर्क्रक्स मिल गया? मुझे ऐसा ही लगता है। गुस्से और द्वेष की भावनाएं सदमे और रोमांच की भावनाओं से जूझने लगी। कुछ पल तक हैरी कुछ नहीं बोला। डंबलडोर ने कहा, डर लगना स्वाभाविक है। मुझे डर नहीं लग रहा है, हैरी ने तत्काल कहा, और ये बिल्कुल सच था। उसे जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। ये कौन सा हॉर्क्रक्स है? ये कहाँ है? मुझे यकीन नहीं है कि ये कौन सा है। हालांकि मुझे लगता है कि हम सांप को तो हटा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो हॉर्क्रक्स यहां से कई मील दूर समुद्र किनारे की एक गुफा में छिपा हुआ है। मैं बहुत लंबे समय से उस गुफा को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गुफा जिसमें वार्षिक पिकनिक के समय टॉम रिडल ने अपने अनाथालय के 2 बच्चों को आतंकित किया था। तुम्हें याद है? हाँ, हैरी ने कहा। इस पर सुरक्षा के कैसे उपाय हैं? मैं नहीं जानता। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जो बिल्कुल गलत भी हो सकती हैं। डंबलडोर झिझके और फिर बोले, हैरी, मैंने वादा किया था कि तुम मेरे साथ चल सकते हो और मैं अपना वादा पूरा करने को तैयार हूं। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी अगर मैं तुम्हें ये चेतावनी ना दे दूं कि ये बहुत खतरनाक होगा। मैं चल रहा हूं। डंबलडोर की बात पूरी होने से पहले ही हैरी बोल पड़ा। स्नेप पर गुस्से के कारण दुस्साहसिक काम करने की उसकी इच्छा पिछले कुछ मिनटों में 10 गुना बढ़ गई थी। ये हैरी के चेहरे पर दिख रहा होगा, क्योंकि जब डंबलडोर खिड़की से हटे और उन्होंने हैरी की तरफ ज्यादा गौर से देखा तो उनकी चांदी जैसी बाहों के बीच एक हल्की लकीर आ गई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने तत्काल झूठ बोल दिया। तुम किस बात से परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूं। हैरी, तुम गुप्त विद्या में निपुण नहीं हो पाए हो। इस शब्द ने वो चिंगारी दे दी जिससे हैरी का गुस्सा भड़क गया। स्नेप! उसने बहुत जोर से कहा और ज्वाला ने पीछे से धीरे से आवाज निकाली। सब कुछ स्नेप के कारण हुआ है। उन्होंने वोल्डेमार्ट की भविष्यवाणी के बारे में बताया था। उन्होंने ही दरवाजे के बाहर खड़े होकर भविष्यवाणी सुनी थी। प्रोफेसर ट्रेलोनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। डंबलडोर का भाव जरा भी नहीं बदला, लेकिन हैरी ने सोचा कि ढलते सूरज की खूनी चमक के नीचे उनका चेहरा सफेद दिख रहा था। एक लंबे पल तक डंबलडोर कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने पूछा, तुम्हें इस बारे में कब पता चला? अभी अभी, हैरी ने कहा, जो बड़ी मुश्किल से खुद को चिल्लाने से रोक रहा था। और तभी अचानक वो खुद को नहीं रोक पाया। और आपने उन्हें यहां पढ़ाने दिया, जबकि उन्होंने वोल्डेमार्ट से मेरे मम्मी डैडी पर हमला करने को कहा था। और वो इतनी बुरी तरह हाँफ रहा था जैसे कुश्ती लड़ रहा हो। हैरी डंबलडोर से दूर मुड़ गया, जिनकी एक मांसपेशी भी नहीं मिली थी। हैरी स्टडी में चहलकदमी करता रहा और अपने हाथ में अपनी उंगलियां मलता रहा तथा पूरी कोशिश करता रहा कि वो चीजों को उठाकर न पटकने लगे।
वो डंबलडोर पर गुस्से से चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो उनके साथ होर्क्रक्स को नष्ट करना भी जाना चाहता था। वो उन्हें बताना चाहता था कि वे मूर्ख हैं जो स्नेप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर भी दहशत में था कि अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो डंबलडोर उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हैरी, डंबलडोर ने धीरे से कहा, प्लीज मेरी बात सुनो। चहलकदमी करने से खुद को रोकना भी चिल्लाने से रोकना जितना ही मुश्किल था। हैरी अपना होंठ काटते हुए ठहरा और उसने डंबलडोर के झुर्रियों भरे चेहरे की तरफ देखा। प्रोफेसर स्नेप ने एक भयंकर, मुझसे ये मत कहिए कि एक गलती थी सर। वे दरवाजे पर छिपकर सुन रहे थे। मेरी बात तो पूरी होने दो। डंबलडोर ने इंतजार किया जब तक हैरी ने सहमति में सिर नहीं हिलाया, फिर वे आगे बोलने लगे। प्रोफेसर स्नेप ने एक भयंकर गलती कर दी थी जब उन्होंने प्रोफेसर ट्रेलोनी की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सुना था। तब वे लॉर्ड वोल्डेमार्ट की सेवा में थे। जाहिर है वे सुनी हुई बातें अपने मालिक को जल्दी से बताने चले गए, क्योंकि इसका उनके मालिक से बहुत गहरा संबंध था। लेकिन वे नहीं जानते थे, वे ये बात किसी तरीके से जान ही नहीं सकते थे कि वोल्डेमार्ट उसके बाद किस लड़के के पीछे पड़ेगा, या वो अपनी खूनी खोज में किसके माता पिता को मारेगा जो तुम्हारे माता पिता थे। हैरी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी निकाली। वे मेरे डैडी से उतनी ही नफरत करते थे जितनी कि सीरियस से। प्रोफेसर, क्या आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि स्नेप जिन लोगों से नफरत करते हैं वे कितनी जल्दी मर जाते हैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हैरी कि जब प्रोफेसर स्नेप को यह एहसास हुआ कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने किस तरह भविष्यवाणी का विश्लेषण किया है तो उन्हें कितनी ग्लानि हुई। मेरा मानना है कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप था और इसी कारण वे लौटे हैं। लेकिन वे बहुत अच्छे गुप्त ज्ञाता हैं, है ना सर? हैरी ने कहा, जिसकी आवाज अब कांप रही थी। हालांकि वो इसे स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा क्या वोल्डेमार्ट को इस बात पर यकीन नहीं है कि स्नेप अब भी उसकी तरफ है? प्रोफेसर, आपको इतना पक्का विश्वास कैसे है कि स्नेप हमारी तरफ है? डंबलडोर एक पल के लिए कुछ नहीं बोले। उन्हें देखकर लगा जैसे वे किसी चीज के बारे में अपना मन बनाने की कोशिश कर रहे हों। आखिर वे बोले, मुझे भरोसा है, मुझे सीवियरस स्नेप पर पूरा भरोसा है। हैरी ने खुद को संभालने के लिए कुछ समय तक गहरी सांसें ली, पर यह तरीका सफल नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं है, उसने पहले जितनी तेजी से कहा। वे इसी समय अपनी नाक के नीचे ड्रेको मैल्फॉय के साथ किसी गुंताड़े में लगे हैं, और आप इसके बाद भी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हैरी, डंबलडोर ने कहा, और इस बार उनकी आवाज में सख्ती का लहजा था। मैं तुम्हें अपने विचार बता चुका हूं। आप आज रात को स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, और मैं शर्त लगाता हूं कि आपने ये सोचा भी नहीं है कि स्नेप और मैल्फॉय क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डंबलडोर ने पूछा, और अपनी भौहें उठा दी। तुम ठीक ठीक बताओ, तुम्हें उन पर क्या करने का शक है? वे किसी गुंताड़े में हैं, हैरी ने कहा, और ये कहते समय उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। अभी अभी प्रोफेसर ट्रेलोनी अपनी शेरी की बोतलें छिपाने के लिए आवश्यकता कक्ष में गई थीं। उन्हें वहां मैल्फॉय की खुशी से जश्न मनाने की आवाजें सुनाई दी। वो वहां पर किसी खतरनाक चीज की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था, और अगर आप मुझसे पूछें तो उसने मरम्मत कर ली है, और आप स्कूल से जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। बहुत हो गया, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने ये बात बहुत शांति से कही थी, लेकिन फिर भी हैरी तत्काल खामोश हो गया। वो जानता था कि उसने आखिरकार अदृश्य रेखा पार कर ली थी। क्या तुम्हें लगता है कि इस साल अपनी अनुपस्थिति के दौरान मैंने स्कूल को असुरक्षित छोड़ा होगा? मैंने ऐसा नहीं किया है। आज रात को जब मैं जाऊंगा तो यहां पर एक बार फिर अतिरिक्त सुरक्षा होगी। हैरी, मेहरबानी करके ऐसा मत सोचो कि मैं अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं ऐसा नहीं। हैरी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बुदबुदाया, लेकिन डंबलडोर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मैं इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहता हूं। हैरी ने अपने शब्द मुंह में ही रोक लिए। उसे डर लग रहा था कि वो बहुत आगे तक चला गया था और उसने डंबलडोर के साथ जाने के अपने मौके को गंवा दिया था। लेकिन डंबलडोर ने आगे कहा, क्या तुम आज रात को मेरे साथ चलना चाहते हो? हाँ, हैरी ने तुरंत कहा। बहुत बढ़िया, तो सुनो। डंबलडोर तनकर खड़े हो गए। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ले चलूंगा। शर्त यह है कि तुम मेरे हर आदेश का तुरंत और बिना कोई सवाल किए पालन करोगे। जाहिर है
हैरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि तुम्हें इस तरह के आदेशों का भी पालन करना होगा, जैसे भागो, छिपो या लौट जाओ। क्या तुम इस बात का वादा करते हो? मैं, हाँ, जाहिर है। अगर मैं तुमसे छिपने को कहूंगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ। अगर मैं तुमसे भागने को कहूंगा तो क्या तुम मेरा आदेश मानोगे? हाँ। अगर मैं तुम्हें मुझे छोड़कर खुद को बचाने को कहूंगा तो क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे ये कहूंगा? मैं। हैरी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ एक पल के लिए देखा। हाँ सर। बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर अपना चोगा ले आओ और 5 मिनट में प्रवेश हॉल में मुझसे मिलो। डंबलडोर खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़े। सूरज अब क्षितिज पर माणिक जैसा लाल चमक रहा था। हैरी जल्दी से डंबलडोर के ऑफिस से निकला और घुमावदार सीढ़ियों से उतर गया। उसका दिमाग अचानक बहुत साफ हो गया था। वो जानता था कि क्या करना है। जब वो वापस लौटा तब रॉन और हरमाइनी कॉमन रूम में एक साथ बैठे थे। हरमाइनी ने तत्काल पूछा, डंबलडोर क्या चाहते थे? फिर उसने चिंता से आगे जोड़ दिया, हैरी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, हैरी ने उन दोनों के पास से आगे जाते हुए कहा। वो सीढ़ियों पर लपक कर चढ़ा और अपने कमरे में पहुंच गया, जहां उसने संदूक खोलकर अपना नक्शा और मोजा निकाल लिए। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉल में गया। वो वहां जाकर रुक गया जहां रॉन और हरमाइनी स्तब्ध बैठे हुए थे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हैरी ने हाँफते हुए कहा। डंबलडोर को लगता है कि मैं अपना अदृश्य चोगा लेने आया हूं। सुनो, उसने उन्हें जल्दी से बता दिया कि वो कहां और क्यों जा रहा है। उसने हरमाइनी की दहशत भरी आहों या रॉन के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वे बाद में बाकी बातें खुद सोच सकते हैं। तो तुम समझ गए कि इसका क्या मतलब है? हैरी ने जल्दी से अपनी बात पूरी करते हुए कहा। डंबलडोर आज रात को यहां नहीं होंगे। ऐसे में मैलफॉय जो भी करना चाहता होगा उसे वो आसानी से कर सकता है। नहीं, मेरी बात सुनो, उसने गुस्से से कहा, जब रॉन और हरमाइनी दोनों ही बाधा डालने के लिए बेताब दिखने लगे। मैं जानता हूं कि मैलफॉय की आवश्यकता कक्ष में जश्न मना रहा था। ये लो, उसने नक्शा हरमाइनी के हाथ में थमाते हुए कहा। तुम्हें उस पर नजर रखनी है और तुम्हें स्नेप को भी देखना है। डीए से तुम जिसे बुलाना चाहो बुला सकती हो। हरमाइनी, वे संपर्क वाले गैलियन अब भी काम कर रहे होंगे, है ना? डंबलडोर कहते हैं कि स्कूल पर उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा कर दी है, लेकिन अगर स्नेप इसमें शामिल हैं तो वे जानते होंगे कि डंबलडोर की सुरक्षा क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि तुम लोग निगरानी करोगे, है ना? हैरी, हरमाइनी ने बोलना शुरू किया। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, हैरी ने झिड़कते हुए कहा। इसे भी ले लो। उसने मोजा रॉन के हाथों में दे दिया। धन्यवाद, रॉन ने कहा। अरे, मुझे मोजे की जरूरत क्यों है? तुम्हें उस चीज की जरूरत पड़ेगी जो मोजे के अंदर है। इसमें खुशकिस्मती काढ़ा है। इसे तुम दोनों और जिनी पी लेना। मेरी तरफ से उसे अलविदा कहना। मैं चलता हूं, डंबलडोर इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हरमाइनी बोली। जब रॉन ने हैरान दिखते हुए सुनहरे काढ़े की वो छोटी सी शीशी निकाली। हमें ये नहीं चाहिए, इसे तुम ले जाओ। कौन जानता है तुम्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। मैं ठीक रहूंगा क्योंकि मैं डंबलडोर के साथ हूं, हैरी ने कहा। मैं बस ये तसल्ली करना चाहता हूं कि तुम सभी लोग ठीक ठाक रहो। इस तरह मत देखो हरमाइनी, मैं तुमसे लौट कर मिलता हूं। और वो चल दिया। वो तस्वीर के छेद से तेजी से बाहर निकलकर प्रवेश हॉल की तरफ बढ़ने लगा। डंबलडोर बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। वे मुड़े जब हैरी भागता हुआ सबसे ऊपर वाली पत्थर की सीढ़ी पर एकदम फिसलता हुआ रुका। वो तेजी से हाँफ रहा था और उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था। मैं चाहूंगा कि तुम अपना चोगा ओढ़ लो, डंबलडोर ने कहा, और उन्होंने इंतजार किया जब तक कि हैरी ने उसे ओढ़ नहीं लिया। फिर वे आगे बोले, बहुत बढ़िया, तो अब चलें। डंबलडोर तत्काल पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उनका यात्री चोगा गर्मी की शांत हवा में बहुत कम लहरा रहा था। अदृश्य चोगे के नीचे हैरी जल्दी जल्दी उनके साथ चल रहा था। वो अब भी काफी हाँफ रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। लेकिन लोग क्या सोचेंगे जब वे आपको यहां से जाता हुआ देखेंगे? हैरी ने पूछा। उसका दिमाग मैलफॉय और स्नेप पर था। यही कि मैं हॉक्स मीड में ड्रिंक लेने जा रहा हूं,
डंबलडोर ने हल्केपन से कहा, मैं ड्रिंक लेने के लिए कई बार रोजमर्टा के यहाँ या हॉक्सहेड में जाता हूं। यह ऐसा नजर आता है, यह अपने सच्चे गंतव्य स्थल को छिपाने का बहुत अच्छा तरीका है। वे बढ़ते धुंधलके में ड्राइव के पार निकल गए। गर्म घास, झील के पानी और हैग्रिड के केबिन से निकलते लकड़ी के धुएं की गंध हवा में भरी थी। ये यकीन करना मुश्किल था कि वे किसी खतरनाक या डरावने अभियान पर जा रहे थे। प्रोफेसर, हैरी ने धीरे से कहा, जब सड़क के आखिर में गेट नजर आया, क्या हम अंतर्ध्यान होंगे? हाँ, डंबलडोर ने कहा, मेरा मानना है कि अब तुम अंतर्ध्यान हो सकते हो। हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति लगी। यह भी हो सकता था कि वो जहां जाना चाहता था उससे 100 मील दूर पहुंचकर सब कुछ बिगाड़ दे। कोई बात नहीं, डंबलडोर ने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वे गेट से बाहर निकलकर डूबते सूरज की रोशनी में हॉक्समीड जाने वाली वीरान सड़क की ओर मुड़े। उनके चलते समय अंधेरा तेजी से होने लगा। जब तक वे हाई स्ट्रीट पहुंचे तब तक रात सचमुच होने लगी थी। दुकानों के ऊपर की खिड़कियों में रोशनियां झिलमिला रही थीं, और जब वे 3 बूमस्टिक्स के करीब पहुंचे तो उन्हें काफी चिल्ला चोट की आवाजें आईं। बाहर निकल जाओ! मैडम रोजमर्टा ने एक गंदे दिखने वाले जादूगर को जबरदस्ती बाहर निकालते हुए कहा। ओह, हेलो एल्बस, आप इतनी रात को बाहर कैसे? गुड इवनिंग रोजमर्टा, गुड इवनिंग। माफ करना, मैं हॉक्सहेड जा रहा हूं। बुरा मत मानना, लेकिन आज रात को मुझे थोड़ा शांत माहौल चाहिए। 1 मिनट बाद वे उस सड़क पर मुड़ गए जहां हॉक्सहेड का साइन बोर्ड थोड़ा चूं-चूं कर रहा था। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। 3 ब्रूमस्टिक्स के विपरीत ये शराब खाना बिल्कुल खाली दिख रहा था। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, डंबलडोर चारों तरफ देखते हुए बुदबुदाए। हमें तो सिर्फ यहां आने का नाटक करना था। अब तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो हैरी। ज्यादा कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। 3 की गिनती पर 1, 2, 3। हैरी मुड़ा। तत्काल उसे यह भयंकर अनुभूति हुई कि वो रबड़ की एक मोटी ट्यूब में सिकुड़ता जा रहा है। वो सांस नहीं ले सकता था। उसका हर हिस्सा असहनीय ढंग से दबा जा रहा था, और जब उसे लगने लगा कि उसका दम घुट जाएगा, तभी अदृश्य बंधन शिथिल हो गए। वो ठंडे अंधेरे में खड़ा हुआ था और ताजी नमकीन हवा उसके फेफड़ों में भर रही थी।